नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस दूसरे लेक्चर में, जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को जानने की कोशिश करी थी। कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और आज हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने पहले वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। इसी तरह से बने रहिए और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिस तरह से ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट को इनेक्ट करने के लिए अपने सारे के सारे पावर्स और सबको सेंट्रलाइज करना और एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करने की कोशिश करी थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जहां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। उसी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ छोटे छोटे माइनर जो चेंजेस थे, जो जो डिफेक्ट्स उनको लगे कि हाँ यहाँ पर कमियां रह चुकी है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कंपनीज का रूल हमारे इंडिया में चल रहा था और इंडिया के उस कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे इंडिया के अंदर अपनी साख बनाने के लिए, अपना पावर, अपना होल्ड लेने के लिए जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी डिफेक्ट्स थे 1773 के, उसमें जो भी डिफेक्ट्स थे वो सभी रिमूव करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनिएगा। इसने क्या किया, इस एक्ट ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, इसने क्या किया कि इसको एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। सबसे पहले तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। सेकेंडली, इसका जो फीचर है, उसने गवर्नर जनरल और जो काउंसिल जो थी ना गवर्नर जनरल की, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उससे बाहर कर दिया, टोटली बाहर, कि उनके कोई भी फंक्शंस होंगे, उसका कुछ भी होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। रेवेन्यू राइट्स, सिविल राइट्स, जो भी गवर्नर जनरल के डिसीजंस हैं, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के जो जुरिस्डिक्शन है उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। उनका जो भी एक्शन था वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के अंदर क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकेगा। सो एज टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दी गवर्नेंस इन इंडिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है कैलकाटा के, उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन को एब्सोल्यूट कर दिया गया कि जितने भी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का जो जुरिस्डिक्शन है वो बना रहेगा। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जब भी हमारे ब्रिटिश रूल की बात आती है, हम लोग एक बात करते हैं डिवाइड एंड रूल की। डिवाइड एंड रूल क्या चीज़ है? डिवाइड बोथ द कम्युनिटीज़। हिंदू एंड मुस्लिम जो मेजर कम्युनिटीज़ रही है हमारे पूरे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखें हम लोग अगर इंडिया के, तो एक हिंदू और मुस्लिम बहुत प्रोमिनेंट एक सवाल रहा है और एक बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटीज़ रही है, जो पहले तो हमेशा साथ मिल के चलती थी। लेकिन जो डिवाइड एंड रूल करने का, क्योंकि जब तक इंसान साथ है आप उसको तोड़ नहीं सकते, जब तक एक नेशन साथ है आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो वहीं से उस चीज़ को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल खेला। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है, इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1783 के थ्रू इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के अंदर जो पर्सनल लॉज है उसके हिसाब से आप बाध्य हो गए या आपके ऊपर वो लॉज लागू होंगे। सपोज हिंदू लॉ, कोई हिंदू पर्सन है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ के हिसाब से मुकदमा चल रहा है, कोई मुस्लिम लॉ है तो उसके ऊपर मुस्लिम लॉ के हिसाब से मुकदमा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक डिवाइड एंड रूल का हिस्सा बनती चली गई, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि अगर इंडिया यूनाइट है तो वी कैन नॉट रूल देम, टू रूल देम वी हैव टू डिवाइड देम। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर दिया कि आपका जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ भी आप अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से गवर्न होंगे, राइट। देन जो नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट फीचर जाता है हमारे प्रोविंशियल कोर्ट्स जो है, ठीक है। तो जितनी भी अपील्स है प्रोविंशियल कोर्ट्स की, वो प्रोविंशियल कोर्ट्स इन द सेंस कि जैसे जो, क्योंकि कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, जो अलग अलग अपना पहले इंडिया बटा हुआ था और उसमें प्रोविंसेस थे खूब सारे, उन प्रोविंसेस का जो भी कोर्ट्स थे, उन कोर्ट्स के अंदर जो भी डिसीजन था, उनकी अपील्स जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दे दी गई, रैदर दैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का वहाँ पे रूल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने।
राइट। देन उसके बाद इन्होंने जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ करी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को रेगुलेशन फ्रेम करने का पावर दे दिया गया। उसके पास होल एंड सोल पावर था कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के सारे रेगुलेशन बना सकता है। दिस इज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1783, जो कि इन्होंने बहुत मेजर चेंजेस लाए, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट और ये सारी चीज़ें उनको अपने कंट्रोल होल्ड में लेनी थी क्राउन को। ऑल राइट। अब क्योंकि क्राउन चाह रहा था कि वो कैसे ना कैसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो होल्ड है और पावर है उससे सारा पावर अपने हाथ में ले ले, क्योंकि कंपनी तो एक प्राइवेट एंटिटी है। ऑल राइट, तो उससे वो सारा का सारा जो गवर्नेंस पावर है वो अपने होल्ड में लेना चाह रहा था क्राउन। इसीलिए फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, क्योंकि अमेंडमेंट कर दिए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, जो भी रेगुलेशन करना था वो उसमें अमेंडमेंट करके ज्यूरिसडिक्शन, गवर्नर जनरल के ज्यूरिसडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया। उसके जो भी एक्ट्स थे वो कोई कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लाए जा सकते थे। देन आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे कंपनी की उनमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि भाई डिस्टिंग्विश कर दिया कि कॉमर्शियल फंक्शंस कौन से हैं और पॉलिटिकल फंक्शंस कौन से, ताकि ईजी हो जाए ग्रैब करना पावर कंपनी के हाथ से। देन उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने एक पोजीशन बना दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करते थे, और इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। राइट, आप ध्यान रखना इसमें देखो दो चीज़ें बनी है, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड दूसरी चीज़ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे, कमर्शियल जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कमर्शियल जो भी थे, जो ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग अफेयर्स और जो चार्जेस ये सब तो उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे दिया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल दूसरी बॉडी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज कर रहा था पॉलिटिकल अफेयर्स। गेटिंग, तो ये दोनों डिस्टिंग्विश कर दिए क्योंकि कैसे ना कैसे अब धीरे धीरे गवर्नेंस के अंदर आगे बढ़ रहा था क्राउन, क्योंकि उसको यहाँ पर एक स्ट्रांग होल्ड चाहिए था इंडिया के अंदर, इस वजह से। तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना दिया कि भाई कॉमर्शियल जो है वो डायरेक्टर क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे, एंड जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा। तो ऐसे ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग देखते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रीज़ में फॉलो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जनरेट हो रही है। देन इसने क्या किया कि इसी एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइजरी पावर दे दी है। ठीक है, जितने भी मिलिट्री या सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दे दिया, आपके पास पूरा पावर है, यू गवर्न देम। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, देन इन्होंने बोला कि नहीं बेटा अब ये काम नहीं चलेगा, अब हम संभालेंगे जो भी गवर्नमेंट का रूल है। क्योंकि बट ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से गवर्न हो रही है, क्राउन से। क्राउन के ऊपर तो वो भी नहीं है, तो क्राउन का तो उसको मानना पड़ेगा। तो उसको बोला ट्रेडिंग अफेयर्स को तो रखो साइड में फ़िलहाल, हम लोग संभालेंगे गवर्नेंस। उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फंक्शन संभाल रहा था, पॉलिटिकल फंक्शंस की आड़ में उसने क्या किया, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, ये सारे के सारे ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया में आ गए। इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, पहले जो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजेशन में थी, हम लोग पोजेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट, हम लोग ओनर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में जो टेरिटरीज थी, पहली बार इस एक्ट के तहत वो सारी की सारी किसमें, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के अंदर आ गई, जितने भी अफेयर थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑन कंपनीज अफेयर्स, कंपनी के अफेयर के ऊपर। क्योंकि जब टेरिटरी आपकी नहीं है, ठीक है, तो वो जब ब्रिटिश पोजीशन के अंदर मान ली गई है, तो आप कौन हो, आपको ऑथोराइज कौन कराए, बट ऑब्वियस है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर एक सुप्रीम पावर, एक कंट्रोल आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चले एक्ट ऑफ 1786, सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत छोटा सा इसमें कुछ था, छोटी सी कंडीशंस थी, और इसी के अंदर बहुत चेंजेस जो हैं वो लाए गए। एक्ट ऑफ 1786 क्या कहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सिर्फ 2 शर्तों पे बनूंगा, अदरवाइज में नहीं बनूंगा। ऑलराइट, 2 शर्तें कौन सी थी? अब देखना, ये ज़्यादातर आपको सुनने नहीं मिलेगी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए भी 2 शर्तें रखी थी, और उसने 2 शर्तें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए रखी थी, जिसमें से पहली शर्त थी कि उसको पावर दिया जाए कि वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके, मतलब उसको एब्सोल्यूट पावर दिया जाए। दूसरी चीज, वो कमांडर इन चीफ बने। कमांडर इन चीफ बने। ऑलराइट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। उसके बाद ही उन्होंने बोला कि अगर ये 2 शर्तें एक्सेप्ट होती है तो ही मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनूंगा। वो 2 शर्तें थी, पहली कि उसके पास काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करने का पावर हो, दूसरा वो कमांडर इन चीफ बने, ताकि उसके पास सारा मिलिट्री और सारा पावर, उसके रेवेन्यूज के पावर उसके हाथ में आ जाए। ये सारी शर्तें एक्सेप्ट करके 1786 के अंदर उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो इसी के साथ आज के ये फैक्ट्स और ताज़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे अपन एक नए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के साथ। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बहुत सारा कुछ नया ज्ञान अर्जित करने के लिए आप और मैं, हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।